डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना एवं संस्कृति पर। हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज ने विश्व में न केवल भारत के अतीत के गौरव में वृद्धि की है, बल्कि तत्कालीन परिस्थितियों में जबकि औपनिवेशिक शासक ये मान रहे थे कि भारतीय सभ्यता अत्यंत पिछड़ी और अल्प विकसित है, भारतीयों का ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा बार बार अपमान किया जाता था, भारतीयों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। ऐसे समय में जब पुरातत्ववेताओं द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई और यह सभ्यता प्राचीन सभ्यता सिद्ध हो गई, तो इससे न केवल औपनिवेशिक मानसिकता को धक्का लगा, बल्कि भारतीयों के आत्मसम्मान में भी वृद्धि हुई। हम चर्चा करेंगे कि किस तरह हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तथा किस तरह यह सभ्यता प्रकाश में आई। ऐसा माना जाता है कि जब 1853 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस क्षेत्र से रेलवे लाइन हेतु सर्वेक्षण किया गया तथा जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो तब हड़प्पा के अवशेष प्रकाश में आए थे। यद्यपि इससे पूर्व 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नामक अंग्रेज ने हड़प्पा सभ्यता के खंडरों को देखा था, उस हड़प्पा के टीले को देखा था और उसका उल्लेख अपने एक लेख में किया था। कालांतर में इसकी जानकारी भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक माने जाने वाले जनरल कनिंघम को दी गई और 1853 ईस्वी में तथा 1873 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने हड़प्पा का सर्वेक्षण भी कराया, परंतु कनिंघम महोदय इस पूर्वाग्रह से ग्रसित थे कि भारतीय सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता नहीं हो सकती। इस पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण उपलब्ध साक्ष्यों का वह विश्लेषण उस ढंग से नहीं कर पाए जो कि उन अवशेषों की सत्यता सिद्ध हो पाती। कनिंघम महोदय इन अवशेषों को बौद्ध, जो कि वहां पर एक बौद्ध स्तूप या बौद्ध काल तक का ही मानने की उनकी मान्यता थी कि ये अवशेष बौद्ध काल तक ही हो सकते हैं। इस कारण भी जब कनिंघम महोदय को हड़प्पा के टीले की जानकारी दी गई और उन्होंने उसका सर्वेक्षण किया, तो वो इसकी सत्यता को पूर्णतया नहीं समझ पाए। तत्पश्चात जब सर जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के निदेशक बने, तो अपने निदेशकत्व काल में
जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई करवाई और तब जाकर यह सभ्यता प्रकाश में आई, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है जिसका कालक्रम सामान्यतया 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व तक बताया जाता है। यद्यपि इस संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान इसे 2800 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व मानते हैं, तो कुछ इसे 2350 से 1700 ईस्वी पूर्व के मध्य मानते हैं। परंतु यह स्पष्ट है कि यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता रही है और इसने भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को स्पष्ट किया है। अब प्रश्न उठता है कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे किया जाए। इस संदर्भ में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो प्रारंभ में इसे हड़प्पा सभ्यता नाम से ही जाना गया, क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान से हुई थी। परंतु फिर जब हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदड़ो या अन्य नगर जब प्रकाश में आए और ये नगर सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थापित थे, तो तब इसे सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा। फिर जब निरंतर खोज होती रही तो ऐसे अनेक स्थान इस सभ्यता से संबंधित प्रकाश में आए जो कि सिंधु या उसकी सहायक नदियों की घाटियों में ही स्थित नहीं थे, बल्कि अन्य नदियों और सिंधु नदी घाटी से भी बाहर के क्षेत्रों में थे। तब ऐसा लगने लगा कि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहना उचित नहीं है। इसलिए भौगोलिक दृष्टि से जो भौगोलिक शब्दावली होती है कि जिस स्थान से सबसे पहले इस सभ्यता की खोज हुई उसी स्थान के नाम पर इस सभ्यता का नाम पुकारना ज़्यादा उचित रहेगा। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता ही ज़्यादा उचित नाम से पुकारना उचित समझा गया। यद्यपि यह भी एक तथ्य है कि कतिपय विद्वान इसे सिंधु सरस्वती से भी जोड़ते हैं, क्योंकि इस सभ्यता के कई प्रमुख स्थान सिंधु और साथ साथ जो सरस्वती, प्राचीन सरस्वती नदी जो राजस्थान में बहती थी, उस नदी की घाटियों में भी इस सभ्यता के कई महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। तो इसलिए इस सभ्यता को विभिन्न नामों से जाना जाता है। लेकिन अब इस सभ्यता का एक गैर भौगोलिक जो नाम स्पष्ट हुआ वो है हड़प्पा स्थल से इसकी पहचान होने के कारण और इसका प्रकाश में आने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहना ही ज़्यादा उचित माना गया। हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता है। इस सभ्यता से संबंधित आज 1000 से ऊपर स्थानों की खोज हो चुकी है और जो सभ्यता का विस्तार है यह विस्तार इसका बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से लेकर जम्मू और गुजरात तक इस सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। पूरब में आलमगीरपुर, जिसे हम मेरठ के आसपास का क्षेत्र मानते हैं, वहाँ से लेकर और पश्चिम में बलूचिस्तान तक, उत्तर में जम्मू से लेकर और दक्षिण में गुजरात तक इस सभ्यता का विस्तार माना जाता है तथा इस सभ्यता से संबंधित विभिन्न स्थल इन क्षेत्रों में प्रकाश में आए हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है
कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसलिए यह सभ्यता अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस सभ्यता के अधिकांश नगर एक सुनियोजित नगर योजना के तहत बसाए गए थे। जो मुख्य नगर थे वे नगर सामान्यतया दो भागों में विभाजित थे। इनमें जो पश्चिमी भाग था वो पूर्वी भाग की तुलना में थोड़ा ऊपर उठा हुआ एक प्रकार से गढ़ या एक विस्तृत चबूतरे के आकार का था, और दूसरा भाग जो पश्चिमी भाग की तुलना में थोड़ा निचला स्तर था और ज़्यादा विस्तृत था, एक बड़ा भाग था, उसे पूर्वी खंड जो हम कहते हैं। तो इस सभ्यता के नगरों में सामान्यतया पूर्वी खंड और पश्चिमी खंड के रूप में नगर योजना निर्मित थी। पूर्वी खंड में सामान्य जनता निवास करती थी, जिनमें व्यापारी, कृषक या अन्य जो तमाम वो चीज़ें, शिल्पकार, वो सामान्य नगरवासी निवास करते थे। तथा पश्चिमी खंड यह माना गया है कि इस क्षेत्र में प्रशासनिक वर्ग या जो प्रशासन से जुड़े शासक वर्ग का निवास था। नगरों में जो सड़कें थी एक सुनियोजित समकोण पर काटती थी तथा सड़कें एक विस्तृत रूप में निर्मित थी। साथ ही इस नगर योजना की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि नगरों में जल निकास की एक सुनियोजित प्रणाली विकसित थी। यहाँ पर मैं यह कहना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम था लगभग उसी कालक्रम में विश्व के अन्य भागों में भी अनेक सभ्यताएं फली फूली हैं और अन्य सभ्यताओं में भी नगर स्थापित थे, परंतु हड़प्पा सभ्यता विश्व की अन्य सभ्यताओं जैसे मिस्र की सभ्यता या हम मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सभ्यताओं से और अधिक विकसित अवस्था में थी। ये बात हम हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली के आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकास प्रणाली थी, सुनियोजित ढंग से जो नालियां बनी थी, एक मुख्य नाली थी और गलियों की नालियां मुख्य नाली में मिलती थी, फिर वो गंदी नाली, जो नाली का पानी दूर शहर से बाहर उसको निष्कासित किया जाता था। तो ऐसी सुनियोजित जल निकास प्रणाली विश्व की अन्य सभ्यताओं में नहीं देखने को मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक के समान सुनियोजित नगर योजना, सुनियोजित जल निकास प्रणाली विश्व के अन्य भागों में या विश्व की अन्य सभ्यताओं में नहीं थी। नगरों में भवन निर्माण भी एक सुनियोजित तरीके से किया जाता था, जिसमें दीवारों एवं नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, अर्थात ईंटें पकाई जाती थी तथा कई भवन दुमंजिले भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें एल आकार का जीना ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए निर्मित रहता था। भवनों में स्नानागार, शौचालय, रसोई, इस तरह की व्यवस्था थी और इस तरह भवनों में कक्ष निर्मित थे। कई बड़े भवनों में कुओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जो संपन्न घर थे उनमें जल की भी उचित व्यवस्था थी। साथ ही भवन दो प्रकार के प्राप्त हुए हैं। एक भवन
जैसे सार्वजनिक भवन जिनमें विशाल स्नानागार, अन्नागार, राजकीय भवन जो जिन्हें हम कई बार शासक वर्ग का आवास या अन्य जो प्रशासनिक भवन मानते हैं। तो दो तरह के भवन थे, एक सार्वजनिक भवन और दूसरे प्रकार के भवन सामान्य जनता या सामान्य जन के भवन। अगला बिंदु हमारा है, हम उस अगले बिंदु पर आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना किस प्रकार थी। हमारे इस अध्ययन का एक मुख्य बिंदु है हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना एवं संस्कृति का अध्ययन करना। इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि हड़प्पा सभ्यता में जो समाज था वो किस तरह विभिन्न वर्गों में विभाजित था तथा उसकी सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी। हड़प्पा सभ्यता में सामान्यतया विद्वानों ने जो समाज के जो वर्ग विभेद किया है वह बाद के वैदिक युग के या वैदिकोत्तर काल के या तक बाद के काल में भारत में जो हम चतुर्वर्ण व्यवस्था देखते हैं उससे हड़प्पा सभ्यता में समाज का विभाजन एकदम ही भिन्न था। समाज में जो प्रमुख वर्ग थे उन्हें हम इस तरह उनका अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें हम विभाजित कर सकते हैं। सर्वप्रथम शिक्षित वर्ग जिसमें पुरोहित, चिकित्सक, ज्योतिषी, दार्शनिक आदि सम्मिलित थे। दूसरा वर्ग था व्यवसायी एवं दस्तकार, जो प्रमुख व्यवसायी विभिन्न व्यवसायों में जो उन्नत वर्ग था और जो शिल्पकार थे जो विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते थे। इनमें सम्मिलित थे उद्योगपति, व्यापारी, जुलाहे, कुंभकार, धातुकर्मी और अन्य विभिन्न शिल्पों के निर्माता। तीसरा महत्वपूर्ण वर्ग हम मान सकते हैं श्रमिक एवं कृषक। श्रमिक, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी तो इसलिए श्रमिक वर्ग की एक प्रमुख भूमिका इस सभ्यता में रही है। और दूसरा वर्ग था कृषक वर्ग जो कि कृषि का कार्य करता था। तो कृषि और नगरों से संबंधित जो श्रमिक वर्ग था, कृषक वर्ग था, वो इस वर्ग में सम्मिलित है। अगला वर्ग था योद्धा तथा प्रशासनिक वर्ग। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता का एक पक्ष महत्वपूर्ण रहता है कि इसमें व्यवसायी या व्यापारी वर्ग ही ज़्यादा प्रमुख माना जाता है। परंतु फिर भी क्योंकि कोई भी सभ्यता हो उसमें एक प्रशासन तंत्र तो रहता ही है, इसलिए एक वर्ग ऐसा था जो योद्धाओं का तथा प्रशासनिक जो प्रशासन, नगरीय प्रशासन या संबंधित क्षेत्र के प्रशासन को देखता था। तो इस तरह योद्धा तथा प्रशासनिक वर्ग का अस्तित्व भी इस सभ्यता में पाया जाता है। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं कि इस सभ्यता के लोगों का भोजन क्या था। हड़प्पा सभ्यता की एक मुख्य बात जो अध्ययन में स्पष्ट हुई है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतया गेहूं और जौ का भोजन करते थे। साथ में उनमें विभिन्न तिलहन जो तिलों से संबंधित फसलें, दालें, साग और इसके अलावा खजूर, दूध आदि का भी वो सेवन करते थे। यद्यपि चावल के अवशेष कुछ स्थानों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन चावल को इस सभ्यता का प्रमुख भोजन मानना कुछ कारणों से उचित नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चावल के अवशेष प्राप्त तो हुए हैं लेकिन सभी स्थानों से नहीं प्राप्त हुए हैं। वस्त्राभूषण, इस सभ्यता के लोग सामान्यतया सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो एक घड़े पर सूती वस्त्र के कपड़े की छाप मिली है उससे स्पष्ट होता है कि मुख्यतया सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था तथा ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग श्रृंगार एवं प्रसाधन पर भी पर्याप्त ध्यान देते थे।
इस सभ्यता के लोग सामान्यतया हाथी दांत या धातुओं के बने आभूषणों का प्रयोग करते थे। कुछ स्थानों से दर्पण या कांसे के दर्पण के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ जो मूर्तियां हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं उनसे स्पष्ट होता है कि उनके केश विन्यास से स्पष्ट होता है कि लोग विभिन्न तरीके से अपने बालों को संवारने का प्रयास करते थे या अपने बालों को संवारते थे। मनोरंजन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मनोरंजन के जो प्रमुख साधन थे उनमें शिकार खेलना, चौपड़ आदि उनके लिए मनोरंजन के साधन थे। साथ ही नृत्य और संगीत भी उनके मनोरंजन के साधन के रूप में सम्मिलित थे। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होना, साथ ही कुछ मोहरों पर कुछ वाद्य यंत्रों का चित्रांकन प्राप्त होना, जिससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग संगीत और नृत्य से भी मनोरंजन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, इस पे थोड़ा हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कृषि जो है मानव के जीवन यापन का एक प्रमुख स्रोत रहा है, क्योंकि तकनीकी चीज़ें या अन्य जो जीवन यापन होता है वो बिना भोजन के संभव नहीं है, और भोजन मानव के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो कि जिसके लिए कृषि एक प्रमुख अंग है। तो आर्थिक जीवन में हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि एवं पशुपालन करते थे। इसके अवशेष इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से जैसे गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, कपास, चावल आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के लोग इनका उपयोग करते थे। हल और हंसिया के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कृषि को भूमि जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। अन्नागारों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे स्पष्ट होता है कि अन्न को संरक्षित किया जाता था, और विशाल अन्नागार इस तथ्य के साक्षी हैं। उद्योग धंधे एवं शिल्प, सिंधु सभ्यता के लोग उद्योग धंधे एवं शिल्प पर प्रकाश डालने से पूर्व थोड़ा मैं पशुपालन पे चर्चा करना चाहूँगा कि सिंधु सभ्यता के लोग जिन पशुओं को पालते थे उनमें बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि मुख्य थे, क्योंकि इनके अवशेष इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला बिंदु उद्योग तथा शिल्प। हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जो प्रमुख उपलब्धि थी वो कपास का उत्पादन तथा सूती वस्त्रों का निर्माण था। तो निश्चित ही कुटीर उद्योग उस समय प्रचलित रहे होंगे जिनमें सूती कपड़ों का उत्पादन होता था, क्योंकि यूनानी वस्त्रों के लिए यूनानी सभ्यता में एक शब्द आया सिंडन, और विद्वानों का मानना है कि सिंडन जो है सिंधु से संबंधित सूती वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता था। अर्थात हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सूती वस्त्रों के लिए यूनानी सभ्यता के लोग सिंडन कहते थे। इससे स्पष्ट होता है कि सूती वस्त्र उद्योग तत्कालीन से इस सभ्यता में उन्नत दशा में रहा होगा। साथ ही ईंटों का पकाकर उपयोग करना, सुइयों का उपयोग करना तथा तांबे और टीन को मिलाकर कांसे का प्रयोग करना, यह दर्शाता है कि इस सभ्यता के लोग विभिन्न उद्योगों में अपनी तकनीकी का प्रयोग करते थे। फिर विभिन्न प्रकार की मोहरें, जैसे सेल घड़ी की मोहरें, मिट्टी की मोहरें, ये इस बात के साक्षी हैं कि शिल्प उद्योग उस समय अच्छी अवस्था में रहा होगा। साथ ही शिल्प में विभिन्न शिल्प उस समय सम्मिलित थे,
जैसे चाक पर बर्तन बनाना या बढ़ई का काम या मन के बनाने चनूदड़ों में मन के बनाने के अवशेष प्राप्त होना, विभिन्न प्रकार के खिलौनों के अवशेष प्राप्त होना, विभिन्न आभूषणों का प्राप्त होना। ये तथ्य इस बात के साक्षी हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न तरह से उद्योग धंधे एवं शिल्प का प्रयोग करते थे। व्यापार एवं प्रौद्योगिकी। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग अफगानिस्तान से टिन का आयात करते थे तथा वर्तमान राजस्थान की जो खेतरी की तांबे की खानें हैं वहाँ से वो तांबे का खनन करते थे। साथ ही मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं के लोगों से भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संपर्क था, ऐसा अवशेषों से ज्ञात होता है। अतः माना जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का अन्य सभ्यता के लोगों से व्यापारिक संपर्क था तथा उनकी प्रौद्योगिकी उन्नत दशा में थी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण करते थे, क्योंकि कांसा एक कठोर धातु के रूप में निर्मित होता है, तो इसलिए इस सभ्यता में कांसे की वस्तुएं बड़े पैमाने पर प्राप्त हुई हैं, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे और जो इस सभ्यता से बड़े पैमाने पर अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें मातृदेवी की मूर्तियां बड़े पैमाने पर प्राप्त हुई हैं। साथ ही मातृदेवी की आकृति जो है विभिन्न मोहरों पर भी प्राप्त हुई है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृशक्ति की पूजा या मातृदेवी की पूजा बड़े पैमाने पर करते थे। दूसरे जो अवशेष विभिन्न मोहरों एवं खिलौनों या मूर्तियों के रूप में प्राप्त हुए हैं उनमें प्रमुख है पशुओं की खिलौने के रूप में कहें हम या मोहरों पर पशुओं के चित्र अंकित मिले हैं। इनमें एक चित्र तो पशुपति का जो चित्र कहा जाता है उसमें चारों ओर जैसे हाथी, बाघ, गैंडा, एक योगी जो ध्यानस्थ मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके चारों ओर हाथी, बाघ और गैंडा चित्रित हैं। आसन के नीचे भैंसा और पांवों पर दो हिरण जो हैं इस मूर्ति के हैं, जिसे पशुपति की मूर्ति कहा जाता है। अर्थात बीच में पशुपति की मूर्ति है और उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा चित्रित है और उसके पांवों में आसन के नीचे भैंसा और दो हिरण चित्रित हैं। इसे विद्वान पशुपति अर्थात कालांतर में शिव की मूर्ति भी मानते हैं। साथ ही इस सभ्यता में बड़े पैमाने पर लिंग और योनि की भी आकृतियां प्राप्त हुई हैं। मोहरों पर इनकी आकृतियां उकेरी गई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उर्वरा शक्ति के रूप में इनकी पूजा प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न वृक्षों की चित्रकारी भी विभिन्न मोहरों पर इनके चित्र प्राप्त हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के वृक्षों की भी पूजा करते थे। इनमें पीपल के वृक्ष की आकृति मुख्य है। साथ ही इसके अलावा अन्य नदी या अन्य विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के अवशेष भी इस सभ्यता से प्राप्त होते हैं। अगला बिंदु हमारा है कला एवं लिपि। हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार से कला को निरूपित करते थे, क्योंकि इनकी कला के जो प्रतीक हैं उनमें मोहरें, भवन निर्माण की कला, मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य एवं संगीत, शिल्पकला,
ये इनके कला के प्रमुख उदाहरण हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से बड़े पैमाने पर मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि मोहरों को निर्मित करने की कला इस सभ्यता के लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे। इस सभ्यता में एक सुनियोजित नगर योजना तथा भवन निर्माण के अवशेष बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के लोग भवन निर्माण की कला में निश्चित ही प्रवीण थे। जैसे कांसे की मोहनजोदड़ो से कांसे की मूर्ति प्राप्त होना, या पशुपति की मूर्ति, या अन्य जो भी मूर्तियां इस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, उससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को बनाना जानते थे। साथ ही चित्रकला के अवशेष भी इस सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। मृद भांडों पर, बर्तनों पर पशु पक्षियों, वृक्षों तथा ज्यामितीय डिजाइन जो अंकित किए गए हैं, ये इस सभ्यता के लोगों की चित्रकला के प्रमाण हैं। नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होना तथा मोहरों पर वाद्य यंत्रों का अंकित होना यह स्पष्ट करता है कि इस सभ्यता के लोगों की रुचि नृत्य एवं संगीत में थी तथा मनोरंजन के लिए वे नृत्य और संगीत का उपयोग करते थे। शिल्पकला। हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के आभूषण व अन्य शिल्प को निर्मित करने में सक्षम थे, बड़े सिद्धहस्त थे। इसके अनेक अवशेष इस सभ्यता से संबंधित अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य इस सभ्यता के बारे में आता है कि मोहरों पर और भी अन्य स्थानों पर जो है इस सभ्यता से संबंधित विभिन्न लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। अब तक लगभग 2000 से भी अधिक लिपि के संकेत इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, परंतु उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, अर्थात वो लिखना पढ़ना जानते थे, परंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ा न जाना। जैसे मैंने अभी कहा कि इस सभ्यता से संबंधित 400 प्रकार के चिन्ह, थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं, इस सभ्यता से संबंधित जो लिपि है, इस लिपि के 400 प्रकार के चिन्ह अभी तक ज्ञात हुए हैं और लगभग 2467 वस्तुओं पर इस लिपि के संकेत पाए गए हैं। अर्थात लिपि से संबंधित 400 चिन्ह ज्ञात हैं, परंतु इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यद्यपि कतिपय विद्वानों ने यह दावा किया है कि उन्होंने इस लिपि को पढ़ लिया है, परंतु वास्तविक रूप से अभी यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। जिस दिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि विद्वानों द्वारा पढ़ ली जाएगी, उस दिन इस सभ्यता से संबंधित और भी महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट होंगे और यह सभ्यता और भी प्रकाश में आएगी।